हमारा सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज हम इसके कुछ एमसीक्यूज करेंगे और धीरे धीरे हम अपना हर टॉपिक कवर करेंगे। इसके साथ ये भी बता दूं कि कुछ नोट्स मैंने बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स, क्विक रिवीजन के लिए। ये नोट्स आपको अवेलेबल हैं हमारी विंग्स एक उड़ान की ऐप पर। और कुछ मॉक टेस्ट हैं अकॉर्डिंग टू जो JKSSB का भी न्यू पैटर्न है एमसीक्यूज़ का, उन पैटर्न्स को फॉलो करते हुए हमारे कुछ मॉक टेस्ट हैं अकाउंटेंसी के, वो भी आपको विंग्स एक उड़ान की ऐप में मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। हमारा पहला एमसीक्यू है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कैपिटल एंड ड्राइंग्स। अब हमें बताना है 4 स्टेटमेंट हैं, हमें बताना है इनमें से कौन कौन सी सही है। ड्राइंग्स इंक्रीजेज द ओनर्स कैपिटल इन द बिजनेस। देखिए, ओनर जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है उसको हम कहते हैं कैपिटल। तो जब भी वो पैसा लगाएगा हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। लेकिन ड्राइंग्स होता है वो पैसा जो ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैपिटल में से निकाल लेता है मतलब वो उसको क्या कर लेता है, माइनस कर लेता है। तो ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस हम कर लेंगे। तो यहाँ पर जो बोला ड्राइंग्स इंक्रीज, ऐसा नहीं है। जब ड्राइंग्स हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारी कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। तो यहाँ ये कहना कि ड्राइंग्स इंक्रीज करती हैं कैपिटल को, ये सरासर गलत है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कैपिटल इज शोन एज ए लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर अंडर द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। यस, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सबसे पहले ये कहता है कि बिजनेस जो है ओनर अलग है और जो उसका बिजनेस है वो अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं। हमें हर ट्रांजेक्शन को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओनर ने जो पैसा लगाया था बिजनेस के अंदर, वो उस बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है। यानी वो जो कैपिटल है बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि उस बिजनेस का वो खुद का पैसा नहीं है, वो पैसा कहीं ना कहीं ओनर का है। हाँ, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी और कैपिटल में फ़र्क क्या है, क्योंकि जो कैपिटल होती है, जो कैपिटल है, कैपिटल को हम कहते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी टूवर्ड्स ओनर। और इसके अलावा बाकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल बैंक लोन है, क्रेडिटर्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो ये आपने याद रखना है कि कैपिटल इज़ एन इंटरनल लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, और बाकी जितनी लाइबिलिटीज़ हैं उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। तो कैपिटल को हम लाइबिलिटी के अंडर शो करते हैं, ये सही है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि ओनर अलग, बिजनेस अलग। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर ने जो पैसा लगाया बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है जिसको हम कैपिटल कहते हैं, और ये एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है। ये स्टेटमेंट सही है। कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। तो ये क्वेश्चन के शुरुआत में मैंने बोल दिया था कि वो पैसा जो ओनर ने बिज़नेस में लगाया, बिज़नेस को शुरू करने में लगाया पैसा, या पैसे के अलावा बाकी जो भी रिसोर्सेज उसने लगाए, उसको हम कैपिटल कहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। ड्राइंग्स रेफर टू कैश और गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़। यस, ड्राइंग्स का मतलब आपने बिजनेस में से चाहे वो कैश विड्रॉ किया, चाहे वो गुड्स विड्रॉ की, लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए की, उसको हम कहेंगे ड्राइंग्स। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट हमारी सही है। सो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज, ये कुछ स्टेटमेंट दी हैं अबाउट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, हमें बताना है कौन सी सही है। करंट एसेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन 1 ईयर और द ऑपरेटिंग साइकिल। यस, करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो जनरली हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर ऐसे एसेट जो बेचने के लिए रखे गए हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक है अगर हमारे पास, तो वो बेचने के लिए रखा गया है। तो ऐसे एसेट्स जो जनरली हम बेचने के लिए रखते हैं, या फिर जो जनरली 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर हमारे ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, ऑपरेटिंग साइकिल जो कि 1 साल का होता है उसके अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, उनको करंट एसेट्स कहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। Assets are economic resources owned by a business that are expected to provide future benefit. Yes, assets वो economic resources हैं जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो आप ओन करते हो, आपने ख़रीदी है या आप उसके मालिक हो, और जिसका आप यूज़ करते हो किसके लिए, फ्यूचर बेनिफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए, उसको हम एसेट्स कहते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। लाइबिलिटीज़ आर ओब्लिगेशंस आर अमाउंट ओड बाय बिजनेस टू आउटसाइडर्स। यानी लाइबिलिटीज़ आपकी वो ओब्लिगेशंस हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपने आउटसाइडर्स को चुकानी है। यानी एक ऐसा कर्ज आपने कोई उधार लिया है या आपने कोई एडवांस लिया है जो आपको फ्यूचर में वापस करना है, तो उसको हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं। ये भी सही है। फिक्स एसेट्स आर हेल्ड फॉर रीसेल, ये गलत है। फिक्स एसेट को रीसेल के लिए नहीं रखा जाता, फिक्स एसेट को रखा जाता है फॉर लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए।
जो रीसेल के लिए रखा जाता है उसको हम कहते हैं स्टॉक। स्टॉक को हमेशा रीसेल के लिए रखा जाता है, जो कि एक करंट एसेट है, लेकिन फिक्स एसेट बेचने के लिए नहीं होते, ये लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए रखे जाते हैं। तो ये कह देना कि फिक्स एसेट हेल्ड फॉर रीसेल गलत है, तो ये स्टेटमेंट आपकी फोर्थ गलत है। तो इस हिसाब से हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीन स्टेटमेंट सही हैं, सो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेवेन्यू एंड इनकम। हमें बताना है इनमें से रेवेन्यू और इनकम को लेकर कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले समझ लेते हैं रेवेन्यू क्या है। देखिए हम बिज़नेस में जो मेन हमारा बिज़नेस है या जिसको हम कोर बिज़नेस कहते हैं, उसमें हम जो सेल करते हैं, सेल ऑफ गुड्स या फिर कोई सर्विस रेंडर करते हैं, सर्विस के बदले में पेमेंट लेते हैं, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। यानी जिसमें से अभी हमें कोई भी खर्चा नहीं कि उसको कहेंगे रेवेन्यू। देन व्हाट इज़ इनकम। देखिए इसी रेवेन्यू में यानी सेल ऑफ गुड्स या सर्विस में अगर हम बाकी और इनकम जोड़ दें, यानी अदर इनकम भी जोड़ दें, अदर इनकम मतलब ऐसी इनकम जो आपके बिजनेस से आई है लेकिन मेन बिजनेस का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई रेंट रिसीव्ड है, या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, या फिर कोई डिविडेंड आपको शेयर्स पे मिला। तो ये ऐसी इनकम्स हैं जो आपकी मेन बिजनेस का पार्ट नहीं है, कोर बिजनेस का पार्ट नहीं है। तो अदर इनकम अगर मैं ऐड कर दूं तो ये बन जाएगी आपकी टोटल इनकम। इसको तब हम कहेंगे टोटल इनकम। रेवेन्यू इन दोनों को ऐड किया तो बन गई टोटल इनकम। सो ये एक ब्रॉडर टर्म है। तो जब हम रेवेन्यू की जब बात करते हैं तो इसका मतलब सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और उसके अंदर बाकी इनकम ऐड कर दें तो बन गई आपकी टोटल इनकम। और अगर इसमें से पूछा नहीं गया लेकिन बता देता हूँ, इस टोटल इनकम में से हम सारे एक्सपेंस माइनस कर दें, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तब हमारी जो टर्म बनेगी वो बचेगी हमारा नेट प्रॉफिट। तो सेल ऑफ गुड्स रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू में अदर इनकम ऐड करें तो टोटल इनकम बनती है। उस टोटल इनकम में से सारे खर्चे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नॉन ऑपरेटिंग, सारे खर्चे हम माइनस करें तो बनता है नेट प्रॉफिट। तो चलिए अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट कहती है रेवेन्यू इज़ द अमाउंट अर्नड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स आर रेंडरिंग सर्विस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो अभी मैंने आपको बताया, तो ये स्टेटमेंट सही है। इनकम इज़ ब्रॉडर टर्म्स दैट इंक्लूड्स, जिसके अंदर हम रेवेन्यू एज वेल एज गेन्स फ्रॉम इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन, यानी जैसे मैंने कहा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, डिविडेंड रिसीव, वो भी जब ऐड कर लें तब बन जाती है इनकम। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू प्लस एक्सपेंस, नहीं, इनकम एक्सपेंस को हम तो माइनस करते हैं, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू प्लस अदर इनकम होता है अगर असल में ये फॉर्मूला यूज़ किया जाए। एक्सपेंस को तो माइनस किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट बाय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम अदर देन रेवेन्यू। यस, अगर कोई एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, अगर उसने कोई फिक्स डिपॉजिट रखा है, उससे उसको इंटरेस्ट आया, तो इसकी कोर इनकम का हिस्सा या मेन इनकम का हिस्सा नहीं है, तो इसको हम कहेंगे इनकम अदर देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ये तीन स्टेटमेंट सही हैं। तो हमारा आंसर फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ है बी पार्ट। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग टर्म्स, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर। अब हमें ये कुछ स्टेटमेंट हैं, हमें बताना है इसमें से एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं या कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है एक्सपेंडिचर इज़ ए ब्रॉडर टर्म्स कवरिंग बोथ रेवेन्यू एक्सपेंस एंड कैपिटल एक्सपेंस। यस, जब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, याद रखना, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो इसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंस भी आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस भी आते हैं और कैपिटल भी आते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंस वो होते हैं जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं, जो डेली खर्चे हैं, या जो ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो रेकरिंग नेचर का है, बार बार हमें करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम सैलरी पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंस हैं। और कैपिटल एक्सपेंचर होता है वन टाइम एक्सपेंचर, परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। तो वंस इन ए वाइल वाला एक्सपेंचर जो है उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंचर। तो यहाँ जो बोला गया कि रेवेन्यू एक्सपेंचर इज़ ए ब्रॉडर टर्म्स कवरिंग बोथ रेवेन्यू एक्सपेंस एंड कैपिटल एक्सपेंस, ये सही है। इसके अंदर दोनों तरह के एक्सपेंस आते हैं। रेवेन्यू यानी वो खर्चे जो रेकरिंग नेचर के हैं, हमें लगातार करते रहने हैं बिज़नेस को चलाने के लिए। कैपिटल एक्सपेंचर वो होते हैं जो वन टाइम एक्सपेंचर होते हैं, बिज़नेस के एक्सपेंशन के लिए किए जाते हैं, तो उनको कैपिटल एक्सपेंचर कहते हैं। स्टेटमेंट सही है। कैपिटल एक्सपेंचर प्रोवाइड बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। यस, देखिए
कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी तो उस मशीनरी का जो आपको बेनिफिट है वो सिर्फ 1 साल नहीं मिलेगा, वो मोर देन 1 ईयर मिलेगा। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर मिले वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और ऐसा कोई भी खर्चा है जिसका बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिले या 1 साल के लिए मिले वो रेवेन्यू है। फॉर एग्जांपल हम सैलरी देते हैं तो इस साल की सैलरी दी अगले साल फिर देनी पड़ेगी, इस महीने सैलरी दी अगले साल फिर देनी पड़ेगी। तो एक्सपेंस जो बार बार हमें करने पड़ते हैं वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। जो एक ही बार करना है और उसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा समय के लिए मिलेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये स्टेटमेंट सही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑलवेज रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ फिक्स एसेट फॉर बिजनेस, ये गलत है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए किए जाते हैं। क्रिएशन ऑफ फिक्स एसेट के लिए जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एन एक्सपेंस इज ए कॉस्ट इनकर टू अर्न रेवेन्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। यानी यस, एक एक्सपेंस वो कॉस्ट है जो किसी इनकम को या रेवेन्यू को जनरेट करने में आती है, उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारी पहली, दूसरी और चौथी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये स्टेटमेंट सही हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेटर एंड क्रेडिटर्स। डेटर कौन है? डेटर वो है जिसको हमने सामान उधार में बेचा या फिर जिससे हमें पैसा लेना है। क्रेडिटर वो है जिससे हमने सामान उधार में खरीदा या फिर जिसको पैसा देना है। सन्डी डेटर्स आर शोन एज ए लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। देखिए, जिससे हमें पैसा लेना है वो हमारी लाइबिलिटी तो नहीं हो सकती। लाइबिलिटी तो वो होती है जिसको पैसा देना है। डेटर्स तो वो लोग हैं जिनको हमने उधार दिया, उधार पे सामान बेचा, उनसे पैसा लेना है। तो वो लाइबिलिटी नहीं, वो हमारा एसेट होता है। तो ये पहली स्टेटमेंट आपकी गलत है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सन्ड्री क्रेडिटर्स आर शोन एज लाइबिलिटी। हाँ, क्रेडिटर वो है जिसको हमें पैसा देना है और जिसको पैसा देना है वो लाइबिलिटी होती है, बैलेंस शीट में एज ए लाइबिलिटी दिखाया जाता है। स्टेटमेंट सही है। ए डेटर इज ए पर्सन who owes money to the business usually for goods sold or service rendered on credit। yes, डेटर वो होता है जो हमें पैसा देता है, या डेटर वो होता है जिसको हम पैसा देते हैं या फिर हम जिसको गुड्स या सर्विसेज उधार पे देते हैं उसको हम डेटर कहते हैं, जिससे हमें पैसा लेना है। सही स्टेटमेंट है। ए क्रेडिटर इज ए पर्सन टू होम द बिजनेस ओज मनी। क्रेडिटर वो होता है जिससे बिजनेस ने पैसा लिया हुआ है। मैंने अगर किसी से पैसा लिया हुआ है तो सामने वाला जिससे मैंने पैसा लिया वो मेरा क्रेडिटर है, यानी एक तरह की लाइबिलिटी है। तो ये भी सही है। और किसके लिए? फॉर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज ऑन क्रेडिट। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 3 स्टेटमेंट सही हैं। तो हमारा आंसर रहेगा डी। चलिए जी मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गुड्स एंड परचेज। तो ये हमारे पास 2 टर्म्स हैं, गुड्स एंड परचेज। हमें बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इन टर्म्स को लेकर सही है। परचेजेस कैन बी मेड ईदर फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। यस, हम कोई भी जो चीज़ खरीदेंगे उसको हम कैश में भी खरीद सकते हैं और क्रेडिट में भी खरीद सकते हैं। सही स्टेटमेंट है। गुड्स रेफर टू आर्टिकल दैट ए बिजनेस डील इन एंड बायज एंड सेल्स रेगुलरली। यस, गुड्स वो आइटम्स होती हैं जो बिजनेस जनरली खरीदता और बेचता। फॉर एग्जांपल अगर एक मोबाइल की शॉप है तो उसके अंदर जो हम मोबाइल खरीदते हैं वो हमारे लिए गुड्स हो गई, क्योंकि हमने इसलिए खरीदे कि हम उसको बेचेंगे। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो बिज़नेस के अंदर आप खरीदते हो लेकिन कस्टमर को बेचने के लिए, उसको हम गुड्स कहेंगे। ये स्टेटमेंट भी सही है। परचेजेज रेफर टू द बाइंग्स ऑफ गुड्स दैट आर मींट फॉर रीसेल और यूज इन प्रोडक्शन। यस, परचेज वो चीज़, गुड्स या परचेज वो चीज़ होती है जो हमने खरीदी है जिसको हमें बेचना है, या फिर अगर हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं प्रोडक्शन के लिए तो वो भी हमारे लिए परचेज ही होगी। ये स्टेटमेंट भी सही है। और फोर्थ स्टेटमेंट, परचेज ऑफ डिलीवरी वैन बाय ट्रेडिंग फर्म फॉर द बिजनेस यूज इज़ एज रिकॉर्डेड एज परचेज। भाई अगर हमने कोई डिलीवरी वैन खरीदी तो उसको हम परचेज कहेंगे, गलत है। क्योंकि मैंने सीधा बोला कि गुड्स या परचेज वो आइटम्स हैं जो हमने बेचने के लिए खरीदी हैं। अब हमने कोई डिलीवरी वैन खरीदी है प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए ट्रेडिंग फर्म ने, तो वो आपका जो परचेज़ नहीं आएगी, वो आपका फिक्स एसेट है, तो वो परचेज़ नहीं है। क्योंकि परचेज़ स्पेशली वो टर्म्स होती हैं जो वो गुड्स होती हैं जो हमने खरीदी बेचने के लिए। तो गुड्स जो हमने किसी प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए खरीदी वो आपकी परचेज़ में नहीं आएगी। स्टेटमेंट गलत है। तो पहली, दूसरी और तीसरी ये 3 स्टेटमेंट सही हैं। सो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टॉक। पहला कहता है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इज द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स एट द बिगिनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। यस, ओपनिंग स्टॉक वो होता है ऐसा स्टॉक जो पिछले साल हमारे पास बचा था
तो जो पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा, आज का बचा हुआ स्टॉक कल का ओपनिंग होगा, इस हफ्ते का बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक अगले हफ्ते का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो साल के एंड में जो स्टॉक बचता है उसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और जब वही स्टॉक नए साल से हम शुरू करते हैं दोबारा बिजनेस करने के लिए, तो वो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। सो ये स्टेटमेंट सही है। क्लोजिंग स्टॉक इज़ द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। यस, अभी मैंने कहा साल के एंड में जो हमारा स्टॉक बच जाता है या जो नहीं बिका, अनसोल्ड स्टॉक जिसे हम कहते हैं, उसको हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक इज जनरली वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज हायर। गलत है। स्टॉक को हम कॉस्ट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम वैल्यू होगी उस पे हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं एज पर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टॉक ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड एज करंट एसेट इन द बैलेंस शीट। यस, जो हमारा स्टॉक है ये करंट एसेट है, क्योंकि जनरली स्टॉक को हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जनरली जो स्टॉक एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए या कोई भी ऐसी चीज़ जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको हम करंट एसेट कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन पहली, दूसरी और चौथी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। तो हमारा आंसर रहेगा बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज एन इंसेंटिव गिवन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट विद इन स्पेसिफिक पीरियड। देखिए दो तरह का डिस्काउंट होता है, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट होता है जब हम किसी को पेमेंट करें या कोई हमें पेमेंट करे, तो क्योंकि उसने टाइम के अंदर जब कोई पेमेंट करता है तो उसको जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो जो कैश डिस्काउंट है ये प्रॉम्प्ट पेमेंट या फिर टाइमली पेमेंट के लिए किया जाता है, तो ये सही है। ट्रेड डिस्काउंट होता है जब हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं या कोई चीज़ बेच रहे हैं, उस समय हमें डिस्काउंट जो दिया जाता है या हम किसी को डिस्काउंट ऑफर करते हैं ताकि वो बल्क में परचेज करे, उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। तो चलिए, ट्रेड डिस्काउंट इज यूजुअली रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए ट्रेड डिस्काउंट जो है वो अलग से बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, ये स्टेटमेंट गलत है। हाँ, कैश डिस्काउंट हम ज़रूर रिकॉर्ड करते हैं। कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज इट इन्वॉल्व एन एक्चुअल मॉनेटरी कंसेशन। यस, कैश डिस्काउंट को हम ज़रूर रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि ये एक मॉनेटरी कंसेशन है, मतलब हमें कोई पैसा दे रहा है, हम उसको डिस्काउंट कर रहे हैं, तो वो जो हमने डिस्काउंट कर लिया, डिस्काउंट दिया, वो हमारे लिए एक तरह का लॉस होता है, तो उसको हम अपनी बुक्स में ज़रूर रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश डिस्काउंट जो है ये हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट क्यों रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसका पूरा लेक्चर मैंने एक वीडियो में बनाया है। अगर आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स देखोगे तो उसमें वो आपको दिख जाएगा दोनों में कि क्या फ़र्क है, क्यों ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो कैश डिस्काउंट हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हम अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। फोर्थ पार्ट कहता है ट्रेड डिस्काउंट इज रिडक्शन गिवन ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल। यस, ट्रेड डिस्काउंट तो दिया ही तब जाता है जब हम कोई सेल कर रहे हैं या हम कोई परचेज करें, तभी हमें जो डिस्काउंट दिया जाता है, हमें जो ऑफर किया जाता है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये स्टेटमेंट सही है, उस हिसाब से हमारा आंसर रहेगा सी। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाउचर्स एंड बिल। ये स्टेटमेंट है, हमें बताने इनमें से कौन सी सही है। ए कैश मेमो इज इशूड ओनली फॉर क्रेडिट सेल। गलत है। जो कैश मेमो होता है ये कैश सेल के लिए इशू होता है। जो क्रेडिट सेल होती है इसके लिए इनवाइस या फिर जिसको हम कहते हैं बिल, ये इशू किया जाता है। सो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत है। वोचर्स आर द बेसिस फॉर मेकिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यस, ऑन द बेसिस ऑफ वॉचर्स, पहले सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स को लेकर वॉचर्स बनते हैं जिसके बेसिस पे हम बुक्स में एंट्रीज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। ए वॉचर इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। यस, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो वॉचर को कहा जाता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। एन इनवाइस और बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर एंड सेंड टू द बायर शोइंग डिटेल ऑफ गुड्स सोल्ड। यस, इनवाइस और बिल जो है वो सेलर जो है बायर को भेजता है जो उसने गुड्स बेची हैं, और ये इनवाइस और बिल क्रेडिट सेल पे होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीन स्टेटमेंट आपकी सही हैं, उस हिसाब से हमारा आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रॉफिट एंड गेन्स। तो हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करके प्रॉफिट या गेन के बारे में बताना है, कौन सी स्टेटमेंट सही कौन सी गलत। बोथ प्रॉफिट एंड गेन इंक्रीज द ओनर कैपिटल। यस,
अगर हमें प्रॉफिट हो या गेन हो तो कैपिटल ओनर की इंक्रीज़ होती है। अब प्रॉफिट और गेन में फ़र्क क्या है, बिजनेस से जो जनरेट किया वो प्रॉफिट है, और अगर बिजनेस से बाहर अगर हम कोई पैसा कमाते हैं वो गेन है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ और मैं बच्चों से फ़ीस लेता हूँ, यहाँ जो फ़ीस मेरे पास साल के एंड में सारे खर्चे निकालने के बाद बची उसको हम प्रॉफिट कहेंगे। और मान लो मेरे पास 5 लाख बचा, इस 5 लाख से मैंने कोई ज़मीन खरीद ली, एक ज़मीन खरीदी, लैंड खरीद लिया, जस्ट ए सेकेंड, हाँ मैंने कोई लैंड खरीद लिया 5 लाख का और उसको 6 लाख में बेचा, तो ये जो 1 लाख है ये मेरे कोर बिजनेस का हिस्सा नहीं है, मेन बिजनेस का हिस्सा नहीं है, तो इसको हम गेन कहेंगे। तो बिजनेस से बाहर जो जनरेट किया वो गेन है, और बिजनेस के अंदर से जो कमाया या कोर बिजनेस से जब मेन बिजनेस से जो बनाया वो प्रॉफिट है। दोनों ही हमारी कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस फ्रॉम द नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। यस, प्रॉफिट क्या है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस। जब हम अपने रेवेन्यू को अपने एक्सपेंस, यानी हमारी सिंपल में हमारी इनकम ज़्यादा है और हमारे खर्चे कम हैं बिज़नेस के अंदर, तो जितना भी हम इनकम में से खर्चे निकाल के हमारा जो बचेगा उसको हम प्रॉफिट कहते हैं, ये सही है। देन गेन जनरली रेफर्स टू ए प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांजैक्शन इंसिडेंटल टू बिजनेस लाइक सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो मैंने बताया बिजनेस से इंसिडेंटल तो है लेकिन कोर या मेन बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो ऐसा प्रॉफिट जो मेन बिजनेस का पार्ट नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, गेन कहेंगे, लाइक सेल ऑफ फिक्स एसेट, जो मैंने अभी आपको बता भी दिया। और प्रॉफिट इज यूज इंटरचेंजेबली विद गेन इन एवरी कंटेक्स्ट विद नो डिफरेंस एट ऑल। नहीं, प्रॉफिट और गेन मैंने कहा कि इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं हो सकते। प्रॉफिट जो बिजनेस से जनरेट किया और गेन जो बिजनेस से बाहर जनरेट किया, तो ये इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं हो सकते, ये स्टेटमेंट गलत है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन पहली, दूसरी और तीसरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट सही है, सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉस। लॉस रिप्रेजेंट द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू ओवर ए पीरियड। यस, लॉस तब होता है जब हमारे एक्सपेंस यानी खर्चे जो हैं हमारी इनकम से ज़्यादा हों, तब उसको हम लॉस कहते हैं, सही है। लॉस कैन ऑल्सो रेफर टू मनी और मनी वर्थ लॉस्ट विदाउट एनी कंपनसेशन, एग्जाम्पल लॉस ड्यू टू थेफ्ट। देखिए ये भी सही है। लॉस और एक्सपेंस में फ़र्क क्या है कि लॉस जो है ये मतलब एक एबनॉर्मल फिनोमेना है, यानी जिससे हमने कुछ जनरेट नहीं किया। देखिए एक्सपेंस तो वो हैं कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो हम खर्चा करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं या बिल्डिंग का रेंट देते हैं, ये सैलरी जो रेंट दे रही है इससे हम रेवेन्यू भी तो जनरेट कर रहे हैं, तो उसको हम एक्सपेंस कहेंगे। लेकिन लॉस क्या है कि कोई अनअवॉइडेबल, मतलब अवॉइडेबल, यानी जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। फॉर एग्जांपल जैसे लॉस बाय थेफ्ट हो गया या अर्थक्वेक से लॉस हो गया, तो ऐसा कोई खर्चा जो हमें रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रहा लेकिन हमारा नुकसान हुआ, उसको हम लॉस कहेंगे। तो लॉस बाय थेफ्ट जैसे मैंने एग्जांपल दे दी, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी सही है। ए लॉस डिक्रीजेज ओनर्स कैपिटल। यस, लॉस हो या एक्सपेंस, ये ओनर की कैपिटल को कम करेगा, हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, सही है। ए लॉस इज ऑलवेज कॉज्ड ओनली बाय द नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस, नेवर बाय एनी एबनॉर्मल इवेंट। नहीं, लॉस नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से नहीं होता। जो नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं उससे जो हमारा खर्चा आता है उसको हम एक्सपेंस कहते हैं, लेकिन लॉस वो है जो नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में नहीं होता। अचानक से कोई चीज़, जैसे मैंने कहा लॉस एंड सेल ऑफ, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, लॉस ड्यू टू नेग्लिजेंस, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, तो ऐसी चीज़ें जो हमें कुछ भी रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देती, एबनॉर्मल होती हैं, उसको, उन चीज़ों को, उन नुकसान को हम लॉस कहते हैं। सो लास्ट को ये कह देना कि नॉर्मल एक्टिविटी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है, ये गलत है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर इसका जो स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 स्टेटमेंट सही हैं, सो ए इज़ द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइबिलिटी। फर्स्ट कहता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज सच एज लॉन्ग टर्म लोन्स आर पेबल आफ्टर मोर देन 1 ईयर। देखिए 2 तरह की लाइबिलिटी, इनफैक्ट 3 तरह की होती है, कॉन्टिजेंट भी होती है, लेकिन अभी कॉन्टिजेंट की बात नहीं करेंगे। एक होती है आपकी करंट लाइबिलिटी, एक होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ऐसा कोई भी लोन जो विद इन 1 ईयर, 1 साल से पहले विद इन 1 ईयर आपको चुकाना है, वो करंट लाइबिलिटी है, और जिसको चुकाने में मोर देन 1 ईयर लगेंगे वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। मोर देन 1 ईयर अगर आपको लगेंगे उसको चुकाने में तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। ये बेसिक तो आप, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया। अब पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी सच एज लॉन्ग टर्म लोन्स आर पेबल आफ्टर मोर देन 1 ईयर। ये सभी मैंने बता दिया, कोई भी लाइबिलिटी जिसको 1 साल से ज़्यादा समय के लिए पे करना है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल विद इन 1 ईयर। कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो आपको 1 साल से पहले चुकानी है वो करंट लाइबिलिटी है, सही है। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर इज ट्रीटेड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो आज के लेक्चर में ही अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने कहा था जो कैपिटल होती है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं होती, वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है, वो इंटरनल लाइबिलिटी है, तो ये गलत है।
बैंक लोन जो है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी में आता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। लाइबिलिटीज़ रिप्रेजेंट द क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर अगेंस्ट एसेट्स, यस लाइबिलिटीज़ आउटसाइडर के वो क्लेम हैं जो अगेंस्ट हमारे एसेट्स, बिजनेस के एसेट्स के अगेंस्ट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ कहाँ गया, ये है बी पार्ट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैड डेट्स। बैड डेट्स वो पैसा जो हमारा इरिकवरेबल है, यानी हमने किसी को पैसा या गुड्स बेची थी लेकिन बाद में वो पैसा डूब गया, उसको हम बैड डेट्स कहते हैं। तो बैड डेट्स इंक्रीजेज द बैलेंस ऑफ सन्डे डेटर इन द बुक्स, नहीं, डेटर्स वो हैं जिनसे हमें पैसा लेना है। डेटर्स, मान लो किसी, मेरे डेटर्स 1 लाख के हैं, मुझे 1 लाख रुपया लेना था, लेकिन इसमें से मेरा 10,000 रुपया डूब गया, जिसको हम कहते हैं बैड डेट्स। तो मेरे डेटर जो हैं वो कम हो जाएंगे, 90,000 रह जाएंगे। तो डेटर कहता है इंक्रीज़ हो जाते हैं, गलत है। डेटर डिक्रीज़ हो जाते हैं बैड डेट्स की वजह से, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। बैड डेट में बिकम बैड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ द डेटर, यस बैड डेट्स किसी भी वजह से बैड हो सकते हैं, यानी जो हमारे पैसा है किसी भी वजह से डूब सकता है। उसमें इंसॉल्वेंसी मतलब जिसको हमने पैसा दिया था वो अब वापस नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और उसके एसेट्स लाइबिलिटीज़ के मुकाबले बहुत कम हैं। या अगर जिसको हमने पैसा दिया उसकी डेथ हो जाती है, तब भी हमारा पैसा डूब सकता है। तो ये कई रीज़न में से 2 रीज़न ये भी हो सकते हैं, सही है। बैड डेट्स रेफर टू द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर दैट हैव बिकम इरिकवरेबल, यस अभी मैंने कहा वो पैसा जो अब आपका इरिकवरेबल है, रिकवर नहीं होगा, उसको बैड डेट कहते हैं, सही है। बैड डेट्स आर ट्रीटेड एज लॉस एंड आर डेप्टेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यस बैड डेट्स हमारे लिए लॉस हैं, क्योंकि जो पैसा रिकवर नहीं होगा तो लॉस ही है, और लॉसेज को हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 3 स्टेटमेंट सही हैं, सो हमारा आंसर रहेगा डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अब हमें बताना है, स्टेटमेंट्स हैं फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स को लेकर, बताना है कौन सी सही है। फिक्स एसेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस। आज हमने बात की कि फिक्स एसेट्स जनरली बेचने के लिए नहीं होते, कैश में कन्वर्ट करने के लिए नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होते हैं। तो ये जो कहना कि 1 साल के अंदर हम उनको बेच देंगे, ऐसा नहीं है, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होते हैं, स्टेटमेंट गलत है। फिक्स एसेट्स आर एक्वायर्ड फॉर यूज़ इन द बिजनेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड, नॉट फॉर रीसेल, यस अभी मैंने बताया कि यूज़ करने के लिए होते हैं, रीसेल के लिए नहीं होते, ये स्टेटमेंट सही है। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड फर्नीचर आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स एसेट्स, यस ये जितने भी हमारे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे हमारे फिक्स एसेट्स हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं। कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक एंड ट्रेडर एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स, यस ये जो एसेट्स हैं करंट एसेट्स जो कि जनरली 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं, तो ऐसे एसेट्स को हम करंट एसेट्स कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 3 स्टेटमेंट सही हैं, डी इज़ द राइट आंसर। ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर्स आर यूजली रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग्स को हम जनरली पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, सही है, और ड्राइंग्स अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड होती हैं। इंटरेस्ट में बी चार्ज ऑन पार्टनर ड्राइंग्स एज पर पार्टनरशिप डीड, हाँ अगर पार्टनरशिप डीड में ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट का प्रोविज़न है तो पार्टनर से वो ज़रूर चार्ज किया जाता है। ड्राइंग्स आर एडेड टू पार्टनर्स कैपिटल वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, नहीं ड्राइंग्स को हमेशा हम माइनस करते हैं जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और एक्सेसिव ड्राइंग्स बाय पार्टनर कैन रिड्यूस द वर्किंग कैपिटल अवेलेबल टू बिजनेस, हाँ अगर पार्टनर ज़्यादा ड्राइंग्स करेगा तो हमारी जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे खर्चा चलाने के लिए हमारे पास जो पैसा है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, उस हिसाब से हमारा आंसर बनेगा बी।